Hello friends, so till yesterday we discussed all alternative sources of energy, ठीक है ना, and along with that blueprint questions. Now the next topic that we're going to discuss in chapter number 40 is environmental consequences, ठीक है ना. The next chapter is the next topic that we're going to discuss is environmental consequences and it is on page number, ठीक है ना, it is on page number 253 of your book. ठीक है ना, आपकी बुक पे 253 पेज पे दिया है. जो अपन ने कल ब्लूप्रिंट क्वेश्चन देखे थे उसके जस्ट बाद ये अपन को डिस्कस करना है. ठीक है ना. एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो अभी तक आपने ये पढ़ा कि ये हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं. ठीक है, कौन कौन से टाइप्स है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के, कौन कौन से टाइप है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के, कैसे कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारा सब बेसिक क्या है, बेसिक हमारा मोटिव क्या है कि हम एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, या इन सारे सोर्सेज से किस तरीके से हम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. ठीक है, या हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं कि वो बेसिकली ह्यूमन के लिए बहुत ही यूजफुल बन जाए. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस. अब एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ये है कि जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी आप यूज कर रहे हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो कैसे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, या उन सब के कारण जो नतीजे निकल के आते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर. बिकॉज हर सोर्स ऑफ एनर्जी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता है एनवायरनमेंट पे, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ता ही एनवायरनमेंट पे. तो वो सारे हमें इफेक्ट्स के बारे में हमें देखना है कि इन सारे सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करने से जो भी इफेक्ट एनवायरनमेंट में पड़ता है वो क्या है, दैट इज एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है ना. अब मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइजेस पेज 255, यानी पेज नंबर 255 पे जो आपकी एक्सरसाइज का पार्ट है उसका लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे उसका लास्ट क्वेश्चन यही है बेसिकली. ठीक है ना. उसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 उसका लास्ट क्वेश्चन है और वो क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी. कि जो ह्यूमन के लिए इंक्रीजिंग डिमांड हो रही है, एनर्जी के लिए इंक्रीजिंग डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसके लिए आप डिफरेंट तरीके ढूंढ रहे हो कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करें, तो वो सब मतलब उस इंक्रीजिंग डिमांड से कैसे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या उससे एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आते हैं, एंड व्हाट स्टेप्स वुड यू सजेस्ट टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन. और क्या स्टेप्स आप सजेस्ट करोगे जिससे आप एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस कर सको. ठीक है. तो यही उसका आंसर है बेसिकली कि इंक्रीजिंग डिमांड जो एनर्जी की बढ़ रही है उसके कारण एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या एनवायरमेंट को उसका प्रभाव पड़ सकता है, और आप क्या इफेक्टिव मेजर्स लोगे जिससे आप एनर्जी कंजम्पशन को कम कर सको या इस तरीके से यूटिलाइज कर सको जिससे एनवायरमेंट पे उसका जो इल इफेक्ट है, बैड इफेक्ट है वो कम हो जाए. ठीक है. ठीक है. अब हम कितना भी बोल लें, एक्चुअली हम कितना भी बोल लें कि भाई ये सोर्स ऑफ एनर्जी पॉल्यूशन फ्री है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी पॉल्यूशन फ्री है, सीएनजी एलपीजी ये सारे पॉल्यूशन ऑलमोस्ट पॉल्यूशन फ्री हैं. क्यों? बिकॉज ये कोई वेस्ट नहीं रेसिड्यू लेफ्ट नहीं करते, वेस्ट लेफ्ट नहीं करते, स्मोक फ्री हैं. बट आप जानते हो कि प्रैक्टिकली अगर हम बहुत बारीकी से देखें तो कहीं ना कुछ तो इल इफेक्ट उनका एनवायरनमेंट पे पड़ता ही पड़ता है. भले वो बहुत ही कम परसेंटेज हो या एक ऐसा परसेंटेज जिसे हम नेग्लिजिबल मान लें या नेग्लेक्ट कर सकें, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो इफेक्ट है वो एनवायरनमेंट पे पड़ता है. ठीक है. और जैसे हम बोलते हैं कि आप बोलते हैं किसी भी चीज़ में 100% एफिशिएंसी अचीव कर लें. आप जानते हो कि थ्योरेटिकल बोलने में बहुत सही है कि 100% एफिशिएंसी अचीव कर ली हमने किसी भी चीज़ के आउटपुट के टर्म्स में, बट प्रैक्टिकली 100% कभी नहीं हो सकता. कुछ ना कुछ बहुत एरर आकर 99.9% समथिंग हो जाएगा, लेकिन पूरा नहीं होगा. बट उसको हम थ्योरेटिकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि चलो ऑलमोस्ट 100% हो गया या 100% हो गया. वैसे ही यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं कि ये पॉल्यूशन फ्री फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती, बट कहीं ना कहीं बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम परसेंटेज पे वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगी जो नोटिसेबल नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट को इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत अफेक्ट तो करेगी. ठीक है ना. जैसे कि देखो क्या लिखा है यहाँ पे,
Industrialization increasing the demand for energy. Industrialization increasing the demand for energy, and fossil fuels are available to fulfill this demand, and increased use of fossil fuels had a bad effect on our environment. ठीक है ना, क्या बोल रहा है वो कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रीज ग्रो करती जा रही हैं, वैसे वैसे एनर्जी कंजम्पशन की डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो कर रही है, ठीक है, वैसे वैसे डिमांड जो है एनर्जी की वो बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं वो इंक्रीजिंग डिमांड जो है ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगाने से वो उसका कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है, now burning of fossil fuels causes air pollution, as actual operation of the device like solar cells may be pollution free, but assembly of such devices indirectly cause some environmental damage. सेकेंड पैराग्राफ क्या बोल रहा है? सेकेंड पैराग्राफ में उसने कहा कि कैसे, जैसे पहले आपने बोला कि कैसे हो रहा है, सेकेंड वो कुछ एग्जाम्पल ऐसे ले रहा है जो किस तरीके से पोल्यूशन फैलता है। पहला उसने कहा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जब बर्न हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को डैमेज कर ही रहे हैं। फिर आप जानते हो, आपने कहा सोलर सेल्स, आपने कहा सर वो तो पोल्यूशन फ्री है, भाई वो सन एनर्जी ले रहा है, सन एनर्जी लेने के बाद उस लाइट एनर्जी को लेने के बाद उस हीट एनर्जी को लेने के बाद उसे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को आप यूटिलाइज करते हो, तो वो कैसे पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। ठीक है ना, तो वही उसने एग्जाम्पल दिया है। उसने कहा है कि सोलर सेल्स आप जैसे देखते हो, सोलर सेल्स जो है, ठीक है ना, वो पॉल्यूशन क्रिएट डायरेक्टली तो नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप कोई डिवाइस बनाते हो उसके थ्रू, आप असेंबली करते हो, आप असेंबल करते हो डिवाइस को, बहुत सारी और चीज़ें उसके साथ मतलब उसमें ऐड ऑन करते हो ताकि वो पूरा तरीके से बन पाए, तो उसकी जो असेंबली है, उसकी जो मेकिंग है, उस दौरान कुछ ना कुछ ऐसा पॉल्यूशन क्रिएट होता है जो एनवायरनमेंट को डैमेज करता है, कुछ ना कुछ ऐसा पॉल्यूशन क्रिएट होता है जो एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। ठीक है ना, वो इसमें लिखा है कि एक्चुअल ऑपरेशंस ऑफ सोलर सेल्स में पॉल्यूशन फ्री। सोलर सेल जो काम कर रहे हैं वो तो पॉल्यूशन फ्री है, लेकिन असेंबली ऑफ सच डिवाइसेस, उनको असेंबल कर रहे हो, जब आप बनाते हो उनको, मेकिंग का जो प्रोसेस है, उस दौरान वो कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल डैमेज कॉज करते हैं। ठीक है ना, तो मेकिंग के दौरान कुछ ना कुछ वो एनवायरमेंटल डैमेज कॉज करते हैं। क्लियर है, तो इस तरीके से ये इनडायरेक्टली एनवायरमेंट पे अफेक्ट कर रहे हैं। Now, it is not possible to completely reduce the consumption of fossil fuels, but some measures have been taken so that it results in less immature environment. अब आप बोलोगे सर ये भी सच है कि हम एनवायरनमेंट पे तो अफेक्ट पड़ ही रहा है ना हमें, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि हम उसको बंद नहीं कर सकते, हम उसको बनाना बंद नहीं कर सकते। ठीक है ना, या फिर जैसे यहाँ पे बोलेगा कि भाई आपने कहा कि ठीक है सर यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा है, लेकिन हम इसका कंजम्पशन 100% स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि उसको कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ अफेक्ट होने लगेगी, तो उसका कंजम्पशन तो करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन इस तरीके से कंज्यूम कर सकते हो कि वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज पहुँचाए। ठीक है, कम से कम हम उस डैमेज के लेवल को, उस पॉल्यूशन के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे बस में है। ये हमारे बस में है कि हम उस लेवल ऑफ पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें इस तरीके से चीज़ें लेना है या ऐसे इफेक्टिव मेजर्स लेने हैं जिससे बेसिकली हम पॉल्यूशन के रेट को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यूज ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज वाइजली, बहुत सिंपल एग्जांपल है, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वाइजली यानी बहुत प्रॉपरली केयरफुली यूज करें। सपोज जितने टाइम आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है उतने टाइम लाइट यूटिलाइज करें। मॉर्निंग टाइम में अगर आपके फॉर एग्जांपल मॉर्निंग टाइम में आपके रूम में अगर सनलाइट आ रही है तो आप उस लाइट से पढ़ें, उस लाइट से काम करें। ठीक है, अगर मॉर्निंग में आपके रूम में फ्रेश एयर आ रही है तो आप फैन ऑफ कर दें, कूलर या एसी ऑफ कर दें, आप वो नेचुरल एयर यूज़ करें। ठीक है, दिन के टाइम ज़्यादा आप जो नॉर्मल लाइट है उससे स्टडी या कुछ काम करें। मतलब सारी डिवाइसेस को जब ऑपरेट करें जब आपको बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की। ठीक है, बेफिजूल हम ऐसा नहीं है कि पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, यूज़ नहीं है तब भी चल रहे हैं, इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को वेस्ट ना करें, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट ना करें। ठीक है, सेकंड क्या है, अननेसेसरी यूसेज ऑफ वाटर शुड बी अवॉइडेड। सेम मैनर में
पानी उतना ही इस्तेमाल करें जितनी आपको ज़रूरत है, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं करें, ठीक है ना। आपको बहुत सारे इससे एग्जाम्पल पता है, पानी उतना ही यूज़ करें जितना आपको ज़रूरत है। एंड थर्ड, ट्राई टू यूज बाइसिकल्स इन प्लेस ऑफ व्हीकल्स एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। जितना हो सके आप साइकिलिंग करें, साइकिल ज़्यादा यूज़ करें व्हीकल की जगह पे। अगर आपको छोटे छोटे डिस्टेंसेस पे जाना है तो आप साइकिल्स यूज़ कर सकते हैं, आप पैदल जा सकते हैं, ठीक है ना। उससे आप क्या करोगे, आप बेसिकली पेट्रोल को सेव करोगे। पेट्रोल यानी फॉसिल फ्यूल्स बचे रहे हैं, वो बर्निंग रोक रहे हो, वो बर्निंग रोक रहा हो तो कहीं ना कहीं उतने समय जो स्मोक एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर सकता है, उस पॉल्यूशन के रेट को आपने कम कर लिया, ठीक है ना। सपोज आपको 100-200 मीटर जाना है तो आप पैदल चले जाइए, साइकिल यूज़ कर लीजिए, ठीक है। उतनी जो आप गाड़ी ऑन द बाइक से अपनी जाते हो या अपनी स्कूटी से जाते हो तो उसमें जो फॉसिल फ्यूल या पेट्रोल बर्न होगा, उससे जो एनवायरनमेंट को स्मोक से उसका जो डैमेज होगा उसको आप कम कर सकते हो। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रिकॉशंस आप यूज़ करके एनवायरमेंटल, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उससे आप एनवायरमेंटल डैमेज को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हो, काफ़ी लिमिट कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमारे एनवायरमेंट पे इन सारी चीज़ों का जो इफेक्ट है वो कम से कम पड़ेगा, कम से कम हमारा एनवायरमेंट अफेक्ट होगा, ठीक है ना। हम उसे स्टॉप नहीं कर सकते बट डेफिनेटली ऐसे एक्सपेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं जिससे एनवायरमेंटल डैमेज जो है वो कम से कम हो। Clear? So this is all about environmental consequences and what effective measures we have to take so that we can use all the things properly so that it can cause very less effect to our environment. जो adverse effect है उसके environment पे कम से कम पड़े। Clear है? This you have to write. अब उसका हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस हैं, आप देखो दैट इज ऑन पेज नंबर 254। पेज नंबर 254 पे जो ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस हैं उनको आप देखो क्या बोल रहा है। अ सोलर वाटर हीटर, सॉरी ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है, नेम 2 एनर्जी सोर्सेज दैट वुड यू कंसीडर टू बी रिन्यूएबल। ऐसे 2 एनर्जी सोर्सेज का नाम बताओ जो रिन्यूएबल हैं। गिव रीजन फॉर चॉइसेस। तो आप बोल रहे थे रिन्यूएबल में आप लिखते हो सन लिख सकते हो, सन एनर्जी लिख सकते हो, विंड एनर्जी लिख सकते हो, वाटर एनर्जी लिख सकते हो, ठीक है ना। और गिव रीजन, तो ठीक है आपने कुछ भी ये 2 एग्जाम्पल दे दिए जिससे आप रिन्यू कर सकते हो, जो एक डिफाइंड पीरियड के बाद रिटेन हो सकते हैं, एग्जॉस्ट नहीं होंगे कभी। और गिव रीजन फॉर चॉइस, तो उसमें आपको उनकी एक्सप्लेनेशन देना है कि भाई सन एनर्जी आप यूज़ कर रहे हो तो पूरा सन एनर्जी एक्सप्लेन कर सकते हो, सोलर कुकर एक्सप्लेन कर सकते हो, सोलर सेल पैनल एक्सप्लेन कर सकते हो, विंड एनर्जी में एक्सप्लेन कर सकते हो, जो मैंने गवर्नमेंट मिल का पूरा पढ़ा है उसकी चीज़ें को, ठीक है ना। तो आप कोई भी 2 एग्जाम्पल लेके उसकी एक्सप्लेनेशन जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में, उसको आप देख सकते हो या लिख सकते हो प्रॉपर। एंड सेकंड क्वेश्चन अगेन, नेम 2 एनर्जी सोर्सेज दैट विल यू कंसीडर एग्जॉस्टेबल एंड गिव रीजन फॉर चॉइसेस। तो सेकंड क्या है, एग्जॉस्टेबल या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करें तो कोल है, पेट्रोलियम है, चारकोल है, ठीक है ना। कोई भी आप 2 एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे आप, और उसको फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये एग्जॉस्टेबल है। क्यों एग्जॉस्टेबल है? क्योंकि ये एक डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो सकते हैं। अगर इनको हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो एक टाइम के लिए एग्जॉस्ट हो जाएंगे और फर्दर जनरेशन के लिए ये चीज़ें यूज़ करने के लिए नहीं बचेंगी, ठीक है ना। तो इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ कम टू एक्सरसाइजेस पार्ट। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज है आपकी पेज नंबर 254 पे। आप एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते जाओ। एक्चुअल में सारे ही क्वेश्चन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारे वीडियोस में, जो मैंने सारी हेडिंग, सारी एनसीईआरटी की हर एक हेडिंग ली है और उस हर एक हेडिंग को मैंने डिस्क्राइब किया है बोर्ड पे, तो आप प्रॉपर उसके रिगार्डिंग नोट्स बना सकते हो और बनाना है आपको। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शनल टाइप, अ सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू गेट हॉट वाटर फ्रॉम। एक सोलर वाटर हीटर से आप किस दिन गर्म पानी नहीं यूटिलाइज कर सकते? ऑप्शन है सनी डे, क्लाउडी डे, हॉट डे और विंडी डे, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा है? क्लाउडी डे। क्लाउडी डे में आप उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज ऑन क्लाउडी डे जो है वो सन आपको दिखेगा नहीं, तो सन नहीं दिखेगा तो फिर सन की हीट से वो वाटर जो है वो हीट नहीं हो पाएगा सनलाइट से, इसलिए बेसिकली उस दिन आपको हॉट वाटर नहीं मिल पाएगा। सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। बायोमास एनर्जी सोर्स में इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? वुड बिल्कुल है, गोबर गैस बिल्कुल है, कोल भी रहेगा, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं। न्यूक्लियर एनर्जी कहीं से
इसमें यूटिलाइज नहीं होती है। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर है क्लाउडिटी, दैट इज बी ऑप्शन, एंड सेकंड का आंसर है न्यूक्लियर एनर्जी, दैट इज सी ऑप्शन। थर्ड इज मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज टू रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम सन्स एनर्जी। इनमें से, इन चार ऑप्शन में से कौन सन से डिराइव नहीं होता या कहीं ना मतलब उसके यूज में कभी भी सन का कोई यूज नहीं है? फर्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी, विंड, न्यूक्लियर, बायोमास। जियोथर्मल एनर्जी बिल्कुल इनडायरेक्टली सन पे डिपेंड है। जो ये हीटिंग हो रही है अर्थ क्रस्ट में, अर्थ के नीचे जो हीटिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं सन पे डिपेंड करती है। सन जो है वो कंटिन्यूसली हीट देता रहता है, तो उसके कारण मतलब उस हीटिंग के कारण कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है वो रॉक्स जो क्रस्ट पे जो हीटिंग होती है वो इनडायरेक्टली उससे रिलेट करती है। विंड एनर्जी बिल्कुल रिलेट करती है उस चीज से। बायोमास तो करते ही करता है। न्यूक्लियर एनर्जी, इसका ऑप्शन भी क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी कहीं सन पे डिपेंड नहीं करती। एक आर्टिफिशियल एनर्जी है जो मैन मेड न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रोड्यूस की जा रही है। उसके लिए जो यूरेनियम U-235 जो भी आप न्यूक्लियर फ्यूल्स यूज कर रहे हो, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, वो सारे बेसिकली एलिमेंट्स हैं, वो सन पे कहीं डिपेंड नहीं करते। यानी उस एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो कहीं भी सन पे डिपेंड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं करता है। तो अगेन फॉर थर्ड क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट फॉसिल फ्यूल्स एंड सन एज डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल यानी कोल, पेट्रोलियम, चारकोल, नेचुरल गैस और सन को आप कंपेयर करो। तो सन को कंपेयर करने के लिए अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, सन एनर्जी का पूरा वीडियो बना चुके हैं। सन एनर्जी में अपन सोलर कुकर और सोलर इलेक्ट्रिक पैनल अपन ने देखा था, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो उसको आप कंपेयर कर सकते हो कि कैसे सन जो है वो किस तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है और फॉसिल फ्यूल्स जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। कोल से आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, पेट्रोल से, पेट्रोलियम से, चारकोल से, नेचुरल गैस से, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो और सन से उसके पॉइंट्स को कंपेयर कर सकते हो। फिफ्थ इज सेम, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बायोमास भी ऑलरेडी देख चुके हैं। उन दोनों को कंपेयर करने में इन दोनों के पॉइंट्स को आपको रिलेट करना है। तो बायोमास भी अपन पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं, बायोगैस प्लांट जिसको हम बोल रहे हैं, और हाइड्रो पावर प्लांट भी हम पढ़ चुके हैं। तो उसको आप प्रॉपर देख सकते हो कि किस तरीके से हमने पूरे पॉइंट डिस्कस करें अपने वीडियोस में, तो उस पॉइंट के हिसाब से आप उसे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, ये सारे पूरा भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सारे क्वेश्चन जितने अपन पढ़ रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को अपन ने वीडियोस ऑलरेडी हेडिंग पे बना चुके हैं। तो दोबारा आपको वापस देखना है, लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए सारी चीज़ आप प्रॉपर लिख लीजिए। मैंने हर एक पॉइंट को प्रॉपरली बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है आपको, हर एक टॉपिक को जितनी भी बुक में है सबको डिस्क्राइब किया है। इसके आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना, आपको ऑटोमेटिक सारे आंसर्स मिल जाएंगे। Now what are the limitations? ये भी हम देख चुके हैं कि limitations क्या है। एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम विंड, वेव्स एंड टाइड्स। सबसे बड़ा लिमिटेशन तो ये है कि विंड हो, चाहे वेव हो, चाहे टाइड्स हो, ये 24 आवर्स नहीं हो सकते, ये ऑल ओवर द मंथ नहीं हो सकते, ये ऑल ओवर द डे नहीं हो सकते, बिकॉज अकरेंस ऑफ वेव, टाइड्स एज वेल एज विंड जो है वो ह्यूमन के बस में नहीं है। इट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन नेचर। कब विंड उस पर्टिकुलर स्पीड से ब्लो करेगी, ठीक है, कब वेव उस स्पीड से ब्लो करेगी, कब टाइड्स अगर होगी, ये प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, ठीक है ना, आपको पता नहीं है कि बिल्कुल इस टाइम होगी, ठीक है। तो ये 24 आवर्स आप इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसको आप कमर्शलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आप पहली चीज़ तो आप 24 आवर्स यूज नहीं कर सकते, एंड सेकेंड इससे आप इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि आप सारे जो ह्यूमन रेस है उसकी डिमांड फुलफिल कर पाओ, ठीक है। On what basis, next 7th question, on what basis would you classify energy sources as renewable and non-renewable, exhaustible and inexhaustible? Are the options given in A and B same? बिल्कुल, renewable को ही आप क्या बोलते हो, inexhaustible, और non-renewable exhaustible। renewable inexhaustible और non-renewable exhaustible।
ठीक है, तो दोनों के ऑप्शन जो है वो क्या है, सेम है। रिन्यूएबल यानी जो एग्जॉस्ट नहीं हो सकता, और नॉन रिन्यूएबल जो एग्जॉस्ट हो जाएगा। अपन सब देख चुके हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल दोनों एक ही चीज़ अपन देख चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में अपन ने देखा था, फर्स्ट वीडियो में देखा था कि क्या मतलब है उन दोनों का। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सबसे पहला टॉपिक ये था कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी के, वही पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। What are the advantages and disadvantages of a solar cooker? Are there places where solar cookers would have limited utility? सोलर कुकर का भी हम पूरा डिस्क्रिप्शन देख चुके हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट तो आपका हो जाएगा कि बेसिकली क्या बोल रहा है वो, एडवांटेजेस क्या हैं। तो आप बोलोगे सोलर कुकर के एडवांटेजेस हम देख सकते हैं कि सोलर कुकर के सबसे पहले अगर आप एडवांटेजेस की बात करें तो आप कहोगे नेचुरल प्रोसीजर है, फूड कुक करने का नेचुरल प्रोसीजर है। कुछ भी इसमें कहना चाहिए जैसे एलपीजी है, गैस है, ये आपकी सेव हो जाती है, ठीक है ना। पॉल्यूशन फ्री है। सबसे पहले तो आप बोलोगे नेचुरल प्रोसेस ऑफ कुकिंग है, कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, इट इज कम्प्लीटली 100% पॉल्यूशन फ्री फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। ये एडवांटेजेस हो गए उसके। फूड प्रॉपरली कुक होता है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि बेसिकली आप बोलोगे कि क्लाउडी डे में, नाइट में, रेनी सीजन्स में इनइफेक्टिव है। भाई अगर क्लाउडी डे है, सन नहीं निकल पाया, नाइट का टाइम है, ठीक है ना, नाइट है, क्लाउडी डे है, रेनी सीजन है, इन सारी जगहों पे ये इनइफेक्टिव है, यहाँ पे हम इससे फूड कुक नहीं कर पाएंगे। तो ये उसके डिसएडवांटेज हो गया या लिमिटेशन हो गई। और सेकंड क्या है, आर देयर प्लेसेस वेयर सोलर कुकर्स हैविंग लिमिटेड यूटिलिटी। आप लोग डेफिनेटली places where rainfall occur maximum part of the year, places where snowfall having maximum part of the year, clouds occurrence maximum part of the year, so that those places the solar cooker having very limited utility, ठीक है ना। ऐसी जगह पे जहाँ पे मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ईयर रेनफॉल होती है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ईयर बर्फ गिरती है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ईयर क्लाउडी टाइप का मौसम होता है, तो ऐसी जगहों पे इसकी बहुत ही लिमिटेड यूटिलिटी होती है, क्योंकि जब तक सन नहीं निकलेगा तब तक इसे आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इन सारी प्लेसेस में यानी वेयर मैक्सिमम रेनफॉल अकर्स, वेयर मैक्सिमम स्नोफॉल अकर्स, वेयर क्लाउड अकर मैक्सिमम टाइम, so at those places the use of solar cooker is very limited, clear, or having limited utility, clear. And last question of environmental consequences that we already discussed here, ठीक है। तो हमने सारे ब्लूप्रिंट क्वेश्चन देख लिए, सारी हेडिंग्स कवर कर ली, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन भी देख लिए, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस अपन ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, उनमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप बोलोगे सर ऐसा कुछ हमने प्रीवियस वीडियोस में या बुक में पढ़ा ही नहीं। हर चीज़ डिस्कस कर चुकी है। अगर आपको बेसिक पता है तो आप थोड़ा अगर क्वेश्चन ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आपसे पूछते हैं तो आप उसको रिलेट करके बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि सारे बुलेट पॉइंट जो टॉपिक के हैं वो अपन सारे बोर्ड पे देख चुके हैं, सारे आपके पास हैं, जिससे आप वीडियो बना सकते हो, इससे आप नोट्स बना सकते हो प्रॉपरली, क्लियर है। तो इस चैप्टर के आप नोट्स प्रॉपरली बनाइए, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस 14th चैप्टर, ठीक है ना। हमारे 3 चैप्टर और बचते हैं फिजिक्स में, 10th चैप्टर, ठीक है ना, 11th चैप्टर एंड 13th चैप्टर। दैट इज सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, देन बेसिकली ह्यूमन आई, एंड 13 इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये तीनों चैप्टर जो हैं वो अपन फर्दर उसको देखते हैं। कोशिश मैं यही करूँगा कि जब आपकी स्कूल्स खुलें, whether it is open in July or in August, at that time we'll discuss all these 3 topics, ठीक है ना। बहुत वास्ट है, इनमें से जो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 13 है वो बहुत वास्ट है, तो बेटर है कि उसको आप क्लासरूम 1-to-1 इंटरेक्शन में समझो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और 3 चैप्टर हैं तो अपने पास अगर 4 मंथ्स भी रहते हैं तो भी 4 and 4.5 मंथ में बहुत आसानी से वो आपके चैप्टर स्कूल में कवर हो जाएंगे, क्लियर। तो फिलहाल आप इन 2 चैप्टर जो अभी आपने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया है और ये कंप्लीट हो रहा है, इसकी आप सारी चीज़ मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन करी है, आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, हर एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी, हर एक ब्लूप्रिंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एग्जाम्पल, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन इन माय वीडियोस। सो प्लीज़ मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ दैट टॉपिक, ठीक है ना। और कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कहीं भी कोई डाउट है, आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरा मोबाइल नंबर आपके पास हो ही होगा,
तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। ठीक है, मैं सारे डाउट्स का फिर एक वीडियो बना दूंगा। सिमिलरली मैथ्स, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में कोई डाउट है तो आप बिल्कुल वीडियो बना दे सकते हो मुझे आप कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, प्लीज़ अगर आपको होती है। अभी मैं 10 चैप्टर की वीडियोस डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं 12 चैप्टर और 14 चैप्टर की वीडियोस भी डालूंगा। आपको जैसे भी कुछ बच्चों के मैसेज मुझे आते हैं डाउट से, तो मैं उसे सॉल्व करके उनको तुरंत मैसेज कर देता हूँ। ठीक है ना, ज़्यादा बच्चों के डाउट्स आएंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और उसे अपलोड कर दूंगा। तो जैसे जैसे आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ, आप प्रॉपर उसको देखिए, अच्छे से सुनिए, समझिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, पढ़िए। जहाँ कोई भी डाउट अगर आपको लगता है आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है ना, होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।